हेलो दोस्तों, आप सभी को सेकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लूसेंट का चैप्टर वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था का 23 नंबर सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चनों संख्या 80 है। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां सुबह 7 बजे, सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे प्रतिदिन टेस्ट चलता है। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह आप अपने सेकुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टार्ट करते हैं। भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। आप वीडियो पूरा देखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? यह भाग 5 में। यानी भारतीय संविधान किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? यह ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? यह ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था किया गया है? यह 7। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? यह 30 न्यायाधीश। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? 30। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इनमें कौन सी आहार्त होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी अनुपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह एक पारंगत विधि वेता हो। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति। क्वेश्चन 11, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित होता है? यह फ्रांस से। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इनमें से सभी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। क्वेश्चन 17, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष का। क्वेश्चन 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? वह 65 वर्ष तक। क्वेश्चन 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितना आयु तक कार्यरत रहता है? यह 65 वर्ष तक। क्वेश्चन 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन
प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। पूरी दुनिया में कदाचार और असमर्थता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसके सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? यह राष्ट्रपति। क्वेश्चन 25, सर्वोच्च न्यायालय किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा है? समझिए न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? यह वेतन जो है पहले के अनुसार 1 लाख है, अभी वर्तमान में 2,80,000 किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के प्रतिमाह कितना वेतन है? सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह वेतन पहले 90,000 था और अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपया किया गया है। क्वेश्चन 28, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन 32, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? यह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 33, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। क्वेश्चन 34, भारत में न्यायपालिका है ये स्वतंत्र? क्वेश्चन 35, भारत न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? एकीकृत है। भारत न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 37, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन 40, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? यह उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन 41, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन 42, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? कानून की संबंधित दैनिक वैधता का पुनरीक्षण द्वारा। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? कानून संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन 44, न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। क्वेश्चन 45, न्याय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या होता है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। क्वेश्चन 46, केंद्र राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। क्वेश्चन 47, किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है?
ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका दायर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जनहित याचिका दायर की जाती है। क्वेश्चन 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। क्वेश्चन 50, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं करता है। निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं करता है। निषेधाज्ञा। क्वेश्चन 51, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। ऑप्शन एक, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रीट। क्वेश्चन 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ था। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन 54, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों इसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मात्र 80 ही क्वेश्चन यानी एक ही वीडियो कम समय में आपका सर्वोच्च न्यायालय लगभग समाप्त होने जा रहा है। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। क्वेश्चन 56, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथा के मामले के राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 58, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत की सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन 59, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी। यह केशवानंद भारती का मामला। क्वेश्चन 60, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए, केशवानंदन भारती बाद। क्वेश्चन 61, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यह हीरालाल जे कानिया थे। क्वेश्चन 62, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है। यह हुआई बी चंद्रचूड़ रहा है। क्वेश्चन 63, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है। ऑप्शन सी, कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। HM हिदायतुल्लाह ने। क्वेश्चन 65, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठ के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया है। ऑप्शन ए, AN रे को। किसे पहली बार त्यागा गया है। AN रे को त्यागा गया है। क्वेश्चन 66, उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। ए, फातिमा बीबी। क्वेश्चन 67, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। यह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन 68, किसके मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के आधिकारिक में आते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन 69,
उच्चतम न्यायालय की परामर्श आधिकारिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3। परामर्शी अधिकारिकता शक्ति के अधीन प्राप्ति किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और ऑप्शन नंबर 3, परामर्शी आधारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। कदम 70, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। कदम 71, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यह भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? यह PN भागवती थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। कम 74, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उत्तर का बी यानी कि 10 वर्ष का। क्वेश्चन 75, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। क्वेश्चन 76, भारत मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यह 65 वर्ष है। क्वेश्चन 76, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? यह पहले का 1 लाख लेकिन अभी वर्तमान में 2,80,000 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन 1, किसी उच्च न्यायालय में 4 वर्ष के लिए नहीं, यह 5 वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त विधेयता होना चाहिए। 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है। क्वेश्चन 79, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए, भारत के संसद के पास होता है। क्वेश्चन 80, सर्वोच्च न्यायालय जजों का वेतन किससे आहरित किया जाता है? यह संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित किया जाता है? संचित निधि से आहरित किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल होता है। जब तक दोस्तों मेहनत और परिश्रम लगन के साथ नहीं होगा तभी तक कुछ भी आगे सफलता दिखाई नहीं देगा।